नमस्कार साथियों, चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आपको जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पर आज के सेशन में जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका एक परिचय जो इसमें दिया गया है, 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है। हमने इसके पहले लेसन को देख लिया है। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी जो है और हमें जो अपने एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है, दोनों में अंतर है। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ जो हमारे लेसन्स हैं या कुछ वहाँ पर आप कह सकते हैं टॉपिक को छोड़ना पड़ेगा। छोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि वो हमारे सिलेबस से मैच नहीं करता। तो इसलिए जहाँ पर मुझे लगेगा उस टॉपिक को हम स्किप कर देंगे और जहाँ पर लगेगा कि ये हमारी ज़रूरत है उसको हम आगे लेकर के चलेंगे। तो फिलहाल ये 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है। 12वीं क्लास की एनसीईआरटी में हम लोगों ने कल के सेशन में क्या-क्या बातें देख लिया था उसको एक बार समझ लेते हैं। हम लोगों ने कल के सेशन में बात कर लिया था कि जो अर्थव्यवस्था है, स्पेशली अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को हम लोगों ने 3 भागों में बांट करके देख लिया था। और इस 1, 2 और 3 और तीनों में हम लोगों ने ये बात कर लिया था कि इसके लिए कौन सी उपयुक्त व्यवस्था हो सकती है। तो इसके लिए हमने 3 व्यवस्थाओं की बात की थी। 3 व्यवस्थाओं में हमने ये देख लिया था कि एक बाजार अर्थव्यवस्था है या उससे प्रभावित। एक को हमने कहा था कि केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था और एक को हमने कहा था मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो 3 की हमने बात की थी और तीनों में हमने देख लिया था कि कौन यहाँ पर जो 3 तरह की समस्याएं बताई गई थी कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए, उत्पादन किससे किया जाए, अर्थात क्या केवल मशीनों का प्रयोग किया जाए या उसके साथ साथ हम श्रम का भी प्रयोग करें जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। और अंत में हमने ये देखा था कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो किसके लिए में हमने ये बात किया था कि सामान्य उपभोक्ता के लिए या विशेष उपभोक्ता के लिए। सामान्य उपभोक्ता अर्थात सभी की जो ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, जो मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं हैं उनका उत्पादन करें, या फिर हमें जो ज़रूरत है, ज़रूरत का मतलब ये है कि कुछ लोगों की मांग ऐसी है कि वह ये चाहते हैं कि हमें विलासिता की वस्तु मिले। विलासिता की वस्तु का मतलब जैसे कि मैंने कहा था कि BMW कार, ठीक है, BMW कार, ये क्या है, अगर इसको हटा दें ब्रांड नेम तो कार भी अपने आप में विलासिता की वस्तु है। तो विलासिता की वस्तु सभी लोग तो नहीं खरीद सकते। ये वही खरीद सकते हैं जिनकी न्यूनतम आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान पूरी हो चुकी है। अब जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उसकी परिभाषा व्यापक हो गई है। तो रोटी कपड़ा मकान के साथ उसमें शिक्षा को शामिल कर दिया गया है, स्वास्थ्य को शामिल कर दिया गया है और स्वच्छता भी उसमें शामिल है। स्वच्छता का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि इन सभी को शामिल करके जीवन को गुणवत्तापूर्ण बनाना या जीवन में गुणात्मक परिवर्तन लाना। तो हमने ये देख लिया कि अगर केवल हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो सामान्य उपभोक्ता है और उसका दायरा सबसे ज़्यादा है वो हमारा छूट जाएगा। तो इन सब के माध्यम से हमने देखा यहाँ पर ये किस आधार पर काम करता है, तो यह बाजार की शक्तियों पर, बाजार की शक्तियां। और बाजार की शक्तियां क्या थी? बाजार की शक्तियां ये थी कि या तो मांग होगा, सॉरी या नहीं, मांग और आपूर्ति। मतलब ये है, आप ऐसे समझिए कि बाजार में कोई चीज अगर किसी चीज की डिमांड की जा रही है, तो जब डिमांड की जा रही है तब उसका उत्पादन किया जा रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के माध्यम से बताया था कि बाजार में जब इस मोबाइल की डिमांड है तभी उत्पादन हो रहा है। और या ये कहाँ से हम डेटा ले रहे हैं? जब आप फाउंडेशन कोर्स में पढ़ते हैं तो वहाँ पर जो बाजारवादी अर्थव्यवस्था है उसकी परिभाषा थोड़े अलग तरीके से बताई जाएगी और मैंने भी कल बताने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर जो एनसीईआरटी में बातें बताई गई हैं उन बातों को भी समझना ज़रूरी है।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कैसे डिसाइड होता है, बाजारवादी अर्थव्यवस्था कैसे डिसाइड करती है कि किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है। तो इसके लिए जो बाजार की शक्तियां हैं अर्थात डिमांड एंड सप्लाई, हिंदी में कहें तो मांग और आपूर्ति, इसको देखती है। मांग किस चीज की है, वस्तु या सेवा की, कहां पर है, बाजार में है। अब यहां पर देख लिया गया कि कितनी मात्रा में डिमांड है, तो कितनी मात्रा में डिमांड, तो एक सवाल का जवाब तो ऐसे ही मिल गया कि किस वस्तु का उत्पादन करें, तो मोबाइल की डिमांड है। कितनी मात्रा में है, अर्थात डिमांड करने वाले लोग ज्यादा हैं, हमने उसका उत्पादन कर लिया, अर्थात यहां पर प्रोडक्शन हो गया। ठीक है, प्रोडक्शन कर लिया। तो ये इस बात की पूर्ति तो कर लिया कि किस वस्तु का उत्पादन किया जाए और कितनी मात्रा में किया जाए। लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे महत्वपूर्ण है, दो चीजें होती हैं, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि नीड एंड सप्लाई, और एक होती है डिमांड। ठीक है, डिमांड का मतलब यह है कि आपके पास पैसा है तब आप किसी चीज की डिमांड कर रहे हैं कि मुझे ये चाहिए, मैं खरीद सकता हूं। नीड का मतलब यह है कि आपकी जरूरत तो है, मुझे घर की जरूरत तो है, लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरत को पूरा कर सकूं या घर को खरीद सकूं। तो ये मेरी आवश्यकता है और यहाँ पर मांग है, दोनों में डिफरेंस है। ये इसकी पूर्ति नहीं करता। जो नीड एंड सप्लाई है, बाजार या पूंजीवादी व्यवस्था की बात कर लिया जाए, पूंजीपति क्या चाहता है या बिजनेसमैन क्या चाहता है, उसका सीधा सीधा सा फंडा है कि मुझे लाभ होना चाहिए। और जब लाभ की बात हो रही है तो यहाँ पर वो इस पर क्यों ध्यान देगा, तो इस पर ध्यान कौन देगा, तो नीड एंड सप्लाई पर राज्य देगा। और राज्य कैसा, वो भी कल्याणकारी राज्य। अगर मान लीजिए कल्याणकारी राज्य नहीं है तो उसको क्या मतलब है, इससे सब कुछ चल रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए, जब कोविड-19 पूरे विश्व में फैल गया था तो विश्व की कुछ सरकारों ने, जैसे चीन की ही बात कर लें, लोग मर रहे हैं तो मरने दो, क्या करना है, अर्थव्यवस्था नहीं डंप होनी चाहिए। और एक समय के बाद किसी भी अर्थव्यवस्था में अगर ऐसी स्थिति होगी तो वो छोड़ देगा। मर रहे हैं लोग, मरे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन हम अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको हम बढ़ने से नहीं रोकेंगे। या लोग मर रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन अर्थव्यवस्था भी हमें बचानी है, बाकी लोगों का भी ध्यान रखना है। फिलहाल ये बातें, कल्याणकारी राज्य की बात यहीं से आ जाती है। और कल्याणकारी राज्य की बात आ रही है तो हमें डिमांड भी तो देखना होगा, और जब डिमांड देखना होगा तो फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी पूर्ति कौन करेगा, तो निजी क्षेत्र करेगा। निजी क्षेत्र के पास क्या है, एक तो वहां पर उसके पास पूंजी है, और दूसरी बात हमने कर ली कि उसके पास प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या करेगा, अब यहां पर बाजार आ गया। बाजार वह स्थान है जहां पर भौतिक रूप से वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। लेकिन बाजार के दो प्रकार हैं, एक अभौतिक इस समय देखा जा रहा है, आप वर्चुअल मार्केट कह सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, अमेजन, फ्लिपकार्ट, वो भी तो बाजार है, वहां पर डिस्प्ले की जाती है वस्तुएं उसके वेबसाइट पे, और वहां पर आप देखते हैं, सारे फीचर्स देखते हैं, पढ़ते हैं, डिस्क्रिप्शन में डिटेल देखते हैं, फिर आपको पसंद आता है, आप सेलेक्ट करते हैं, या तो ऐड कार्ड करते हैं या फिर बाई आप कर देते हैं और आपके घर डिलीवरी हो जाती है। तो बाजार कोई एक निश्चित स्थान नहीं है। क्यों नहीं है, आपके जहन में जिस बाजार का चित्र है कि मैं वहां पर जाता हूं, सब्जी खरीदता हूं या जो कुछ भी खरीदता हूं, दरअसल उससे अलग इकोनॉमी में बाजार है। अब सोचिए कि आपको मैंने कल बताया था कि आप कहीं जा रहे हैं, एक ठेले वाला बहुत अच्छा आम लेकर के जा रहा है, आपको लगा कि आम अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, मुझे खरीदना चाहिए और मुझे इसकी ज़रूरत भी है क्योंकि मुझे खाना है। आपने उसे वहीं पर रोका और रोक करके खरीद लिया, तो वही बाजार हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि जहां पर उपभोक्ता और विक्रेता, आप ऐसे कह सकते हैं क्रेता और विक्रेता खड़ा होकर के या क्रय विक्रय कर रहे हैं, वही बाजार है। तो बाजार में डिमांड एंड सप्लाई होगी, उसकी पूर्ति निजी क्षेत्र करेगा। और निजी क्षेत्र करेगा तो हमने यहां पर क्या कह लिया था कि एक ऐसी व्यवस्था होगी जिसमें पूंजीवादी व्यवस्था और जो समाजवादी व्यवस्था है, दोनों की विशेषताएं विद्यमान होंगी,
और हमने ये कहा था कि भारत में ये व्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में अपनाया गया है। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आ गई। अब इन बातों को समझने के बाद हमने देख लिया था कि इसकी पूर्ति कैसे हो। अब जब हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात की है, ये सारी बातें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? एक उत्पादक है और एक उपभोक्ता है। उपभोक्ता है, दो व्यक्ति हैं और दोनों के व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहार का अध्ययन। व्यवहार कैसा? तो ये जो उत्पादक है, पहले उपभोक्ता की बात कर लेते हैं। जो उपभोक्ता है ये बाजार में कैसा बिहेव करता है, और जब इसका हमें पता चलेगा तो हम ये देखेंगे कि उत्पादक इसके अनुसार कैसा व्यवहार करता है। जैसे अगर उपभोक्ता के पास सीमित संसाधन है, और स्वाभाविक सी बात है कि संसाधन सीमित है, संसाधन सीमित है, तो ऐसी स्थिति में हमें यह भी देखना पड़ेगा कि उन सीमित संसाधनों का हम प्रयोग कैसे और किस प्रकार से कितने एफिशिएंट तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं से एक बात निकल करके आ रही है, उसको हम कह रहे हैं कि वो क्या है? उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। ठीक है, तो जो अगला हमारा लेसन है वो यही है, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता कैसे बिहेव करता है, इन सभी बातों को इसमें हमें देखना है। अब देखना क्या क्या है, क्या क्या अध्ययन करना है? तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि अध्ययन हम क्या करेंगे, तो उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे कि अपने सीमित संसाधनों से उपभोक्ता अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे कर रहा है। तो कैसे करने का मतलब ये है कि हमारे पास पहले भी बताया था कि छोटी मात्रा में भूमि है, यहाँ पर हमने खाद्यान्न का उत्पादन कर लिया, खाद्यान्न का उत्पादन कर लिया। अब खाद्यान्न की ज़रूरत मेरी थी कि 10 क्विंटल हम एक साल में खा जाते हैं, मेरा परिवार इतना बड़ा है, लेकिन जो हमारा उत्पादन हुआ वो हुआ 20 क्विंटल का। अब हम क्या करेंगे, बाकी जो शेष यहाँ पर अन्न बच रहा है या खाद्यान्न बच रहा है, इसको हम बाजार में पहुंचा देंगे। इससे दो लोगों की पूर्ति हो रही है। एक तो मेरी आवश्यकता की पूर्ति हो रही है कि मुझे उसके बदले में मुद्रा मिल जाएगा, और उस मुद्रा का प्रयोग कर मैं अपनी अन्य ज़रूरतों को पूरा कर लूंगा, जैसे बच्चे की शिक्षा, माँ का हेल्थ या इत्यादि इत्यादि बातें। तो यहाँ पर सीमित संसाधन से, इस सीमित संसाधन से अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति हमने कर ली, लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। बहरहाल यहाँ पर एक तो हमने समझ लिया कि अपनी आवश्यकता की पूर्ति कर ली। दूसरी बात ये हो रही है कि एक ऐसा व्यक्ति भी तो है जो सेवा दे रहा है, केवल क्या कर रहा है, सेवा दे रहा है। कैसा सेवा दे रहा है? तो वो व्यक्ति बाजार में अपनी सर्विसेज दे रहा है, गैर कृषि कार्यों में लगा हुआ है। तो गैर कृषि कार्यों में लगा जरूर है, लेकिन उसकी भोजन की आवश्यकता तो है। तो यहाँ से जो 10 हमने अतिरिक्त उत्पादन किया है, एक तो अपनी ज़रूरत को पूरा कर लिया और दूसरा उस व्यक्ति की ज़रूरत को भी हमने पूरा कर लिया। ठीक है, क्योंकि एक व्यक्ति अनाज बेच करके मुद्रा प्राप्त कर रहा है और एक व्यक्ति अपनी सर्विसेज दे करके, जैसे मैं हूँ, मैं सर्विसेज दे करके मुद्रा प्राप्त कर रहा हूँ। संस्कृति आईएएस में जितने लोग हैं वो अपनी सेवा दे करके और तब वहाँ से मुद्रा प्राप्त कर रहे हैं। तो जितने लोग ऐसे हैं उनको भी, उनकी भी तो खाद्यान्न की ज़रूरत है, तो वहाँ से वो पूरी हो रही है। तो दो बातें हमने समझ लिया कि उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है। अब वस्तु यहाँ पर कमोडिटी है, और कमोडिटी है तो कमोडिटी के मूल्य में या कीमत में आप देखेंगे कि वृद्धि हो रहा है या फिर कमी हो रहा है। दो स्थितियां हो सकती हैं। अब ये मोबाइल है, मोबाइल की कीमत में या तो वृद्धि होगी या कमी होगी। ठीक है, मूल्य स्थिर रहेगा तो विकास नहीं होगा। स्थिर रहेगा तो विकास नहीं होगा कैसे? मान लीजिए जिस व्यक्ति ने ये मोबाइल बनाया, अब वो चाहता है कि उसे लाभ प्राप्त हो,
तो जो कीमत इस मोबाइल की 2020 में थी वही कीमत 2023 में है, तो क्या बनाने वाले को लाभ मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो फिर डीमोटिवेट हो जाएगा। किस लिए? वो कहेगा कि मुझे लाभ हो ही नहीं रहा है, तो मैं इसका उत्पादन ही क्यों करूं? तो फिर उत्पादन तो होगा नहीं। इसलिए उसकी कीमतों में ग्रेजुअली अर्थात धीरे धीरे वृद्धि होती रहनी चाहिए। और इसीलिए जब आप मौद्रिक नीति पढ़ते हैं तो वहां पर बताया जाता है कि मुद्रास्फीति कितनी होनी चाहिए, तो 4 प्लस माइनस 2। इसका मतलब क्या है? 4 तो होना चाहिए, लेकिन 4 से प्लस 2 हो सकता है, अर्थात यहां पर 6 हो सकता है। माइनस 4 में से 2 माइनस करिए, अर्थात न्यूनतम 2 होना चाहिए। और अगर ऐसा है तो अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है। अगर इससे कम हुआ, मतलब 1 पर चला गया, तो अर्थव्यवस्था में वस्तुओं की कीमतें बढ़ेंगी नहीं, तो उत्पादक जो है वो परेशान हो जाएगा और वो उत्पादन करने के लिए डीमोटिवेट हो जाएगा, उत्पादन करेगा नहीं, लोगों को वस्तुएं मिलेंगी नहीं। तो ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि मूल्य जब वृद्धि हो रहा है तो इस मूल्य से उपभोक्ता के पॉकेट पर प्रभाव पड़ रहा है। पॉकेट पर क्या? अर्थात वो जो उसकी जो आय है वो निश्चित है। अब यहाँ पर आय निश्चित उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो सैलरी प्राप्त करते हैं। सैलरी, महीने में उन्हें सैलरी मिलती है, एक निश्चित सैलरी मिलती है। तो निश्चित सैलरी वाले व्यक्ति की सैलरी निश्चित है। इसका मतलब यह हुआ कि मूल्य जब बढ़ रहा है तो उपभोक्ता के पॉकेट पर प्रभाव पड़ेगा, और जब उपभोक्ता के पॉकेट पर प्रभाव पड़ेगा तो उपभोक्ता क्या करेगा? वो सोचेगा कि कहीं ना कहीं से कुछ कटौती करके अपनी जरूरतों को पूरा कर लें। तो फिर जब किसी वस्तु की मूल्य में वृद्धि होगी तो उपभोक्ता ये देखेगा कि यहीं पर मैं इसमें कटौती कर लूं। अब एक और एग्जाम्पल के जरिए इसी चीज को समझिए कि जब मूल्य में वृद्धि हुई, सैलरी निश्चित है अर्थात आय निश्चित है, वो अपनी जरूरतों में कटौती करेगा। लेकिन कौन सी जरूरत में कटौती करेगा, यह भी समझने वाली बात है। तो एक उपभोक्ता, जैसे हमने कहा कि खाद्यान्न, अगर खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि होती है तो खाद्यान्न कैसी चीज है? इसेंशियल चीज है, इससे हम कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। लेकिन अगर कार से चलना हो, बाइक से चलना हो, बाइक में पेट्रोल जलाना हो, उसका मेंटेनेंस करना हो, इससे हम समझौता कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पी रहा है तो वो क्या करेगा? जब उसकी कीमतें बढ़ेंगी तो उसको पीना तो है, उसके लिए क्या करेगा? वो देखेगा कि मैं इसका सब्स्टिट्यूट क्या देख सकता हूं। तो सब्स्टिट्यूट क्या देखेगा? सब्स्टिट्यूट यही देखेगा कि बार मार्केट में बीड़ी भी उपलब्ध है, तो सिगरेट के बदले बीड़ी पीना शुरू कर देगा। यहीं पर वो बात हो रही है कि उपभोक्ता कैसे व्यवहार करता है। ठीक है, अब ये क्यों जरूरी है? अगर हम उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे तो यहीं से हम आगे की चीजों को समझना शुरू कर देंगे। मतलब अब देखा जाएगा कि उत्पादक कैसा व्यवहार करेगा और किन वस्तुओं का प्रोडक्शन करेगा। तो ये बात यहां से समझ में आ गई। ठीक है, दूसरी बात वही कही जा रही है जो बातें अभी यहां पर हमने समझा है। क्या बात समझा है? उपभोक्ता अपनी आय को किस प्रकार से व्यय करता है और किस मद पर व्यय, अर्थात किस मद पर, ठीक है, व्यय किया जा रहा है। ये भी बात समझ में आ गई। अब यहां पर हमने ये कहा कि संयोजन की वस्तु, जो हमारी वस्तु हमारे जीवन में जो वस्तुएं महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं, उसमें से हम ये कह रहे हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो हमें क्या करें? संतोष प्रदान करें। तो उन्हीं वस्तुओं के संयोजन को हम परचेज करेंगे या खरीदेंगे जो हमें अधिकतम संतोष प्रदान करें या सुख प्रदान करें। ठीक, अब इसमें हमने ये कह लिया कि उपभोक्ता का जो व्यय है, मैं और आप क्या हैं? उपभोक्ता हैं, और हम खर्च करते हैं। व्यय दो प्रकार के होते हैं, हमने कई बार बात की। तो व्यय दो प्रकार के होते हैं, एक को हम कहते हैं उपभोग व्यय, और एक को हम कहते हैं निवेश व्यय। तो फिलहाल यहां पर छोड़ देते हैं इसको, हम कह रहे हैं उपभोग व्यय की। तो उपभोक्ता का व्यय किस पर होता है और कैसे ये निर्धारित होता है? तो उपभोक्ता का व्यय
वस्तुओं की कीमत और आय दोनों पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में कहूं तो उपभोक्ता का व्यय किस पर निर्भर करता है? ठीक है, ऐसे देखिए, किस पर निर्भर करता है? तो ये दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तो वस्तु की कीमत क्या है, जैसा कि लिखा गया है। यहां पर लिखने का मतलब यह है कि आप लोगों को चीजें विजुअलाइज हो, इसलिए मैं लिख रहा हूं। तो वस्तु की कीमत क्या है, और जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता, इसकी आय कैसी है या आय क्या है। ठीक है, दोनों बातें क्लियर हो गई। अब दो बातें हमने समझ लिया कि उपभोक्ता का व्यय और वस्तु की कीमत और आय। आय किसका? उपभोक्ता का। जितनी आय होगी उसी के मुताबिक तो उपभोक्ता व्यय करेगा। चारवाक तो है नहीं कि ऋण लेकर के घी पिएगा, तो फिर वो अपने आय को ध्यान में रखेगा। इसी से संबंधित जब इन बातों को हम लोगों ने समझ लिया तो अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रारंभिक संकलन तथा अभिग्रहण की बात की जा रही है। अब इसमें हम पीडीएफ का सहारा लेंगे। ठीक है, पीडीएफ का सहारा लेते हुए चलेंगे ताकि उन बातों को, उन चित्रों को हम देख सकें जो इससे रिलेटेड हैं या जो इन संकल्पनाओं को और ज्यादा आसान बनाते हैं। देखिए, उपभोक्ता है, ये केवल एक वस्तु का उपभोग तो नहीं करता। आप सोचिए कि आपके जीवन में क्या केवल एक ही कोई वस्तु मायने रखती है? बहुत सारी वस्तुएं हैं। सवेरे जब आप बेड से उठते हैं और जब दोबारा आप बेड पर जाते हैं, इस दौरान, इन दोनों गतिविधियों के दौरान हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका हम उपभोग करते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोगों को बेड टी चाहिए, उठते ही मम्मी या दीदी या फिर, ठीक है, अगर आपके सोना बाबू परिणय सूत्र में बंध गई हैं तो फिर वहां पर एक बहुत अच्छा कीर्तन उस समय चल रहा था, काफी समय से लगातार वायरल हुआ। जय सिया राम, जय जय सिया राम, ऐसा पति मुहे दे भगवान। तो उसमें अगली लाइन है, रोज सुबह को चाय बनाए, चाय बनाकर मुझे जगाए, है ना। तो ऐसे पति की डिमांड सबकी होती है और होनी भी चाहिए। फिलहाल तो कहने का मतलब यह है कि किसी को उठते ही बेड टी की जरूरत पड़ती है, और बेड टी फिर एक उपभोग की वस्तु है। ठीक है, और उसके अलावा जब आप बेड से उठते हैं फिर ब्रश चाहिए, ब्रश के लिए पेस्ट चाहिए। ये सब कुछ क्या है? कई वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, और जब कई वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं तो एक बात बताइए, हमारी यहाँ पर ज़रूरतें तो ज़्यादा है ना, तो उपभोक्ता क्या कर रहा है? कई वस्तुओं का उपभोग करता है। अब उपभोग तो कर रहा है, लेकिन उपभोक्ता के सामने चयन की समस्या है। चयन की कैसे समस्या है? मैंने ये कहा कि यहाँ पर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि एक उपभोक्ता है, उसे सुबह उठते ही सिगरेट चाहिए। ठीक है, स्मोकिंग करने के लिए, सिगरेट लिख नहीं रहा हूं, मैं उससे दूर दूर तक दूर रहता हूं, तो इसलिए लिखने से भी बच रहा हूं। तो एक व्यक्ति को सिगरेट चाहिए, ठीक है, यहां पर समझ लीजिए XYZ कुछ भी लिख दिया, ये सिगरेट है। एक व्यक्ति को बीड़ी चाहिए, इसको भी मैंने ऐसे कह दिया, क्योंकि इसके बिना बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि सवेरे उनकी जैविक क्रियाएं शुरू नहीं होती हैं। फिलहाल उसकी ज़रूरत इनकी होती है, और तभी उनका कहना है, पता नहीं कैसे लोग हैं कि ये कहते हैं कि बिना इसके प्रेशर नहीं बनता। और गांव में एक मेरे बाबूजी हैं, है ना, उनके आवाज़ से ही प्रेशर बन जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। फिलहाल ऐसे लोग बहुत हैं और कहते भी हैं, जब तक सिगरेट का धुआं अंदर जाता नहीं है, प्रेशर बनाता नहीं है, तब तक नहीं होता। अच्छा, कुछ लोग गर्म पानी लेते हैं, वो भी चलो ठीक है, कुछ लोग नॉर्मल पानी लेते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन जो ये लोग हैं, ये लोग किस ग्रह से आते हैं और कैसे लोग हैं, अब ये तो समय की बात है। फिलहाल एक व्यक्ति सिगरेट और एक व्यक्ति बीड़ी,
या हो सकता है आप लोगों ने और देखा होगा खैनी, तंबाकू, उसकी भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, इसको वाई कर देते हैं। हमने ये तो देख लिया। इन सबको हम क्या कह रहे हैं, ये क्या इसेंशियल है? अब आप कहेंगे कि प्रेशर ही नहीं बन रहा है तो इसेंशियल है। दरअसल ये इसेंशियल नहीं है, ठीक है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जिसे कॉफ़ी चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे चाय चाहिए, एक व्यक्ति ऐसा है जिसे गर्म पानी से जिसका गर्म पानी से ही काम चल जा रहा है। इन सबके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है उसको हम कह रहे हैं कि खाद्यान्न, ठीक है, खाद्यान्न। अब यहाँ पर समझना, इन सभी चीज़ों में से सबसे पहले अगर हमारी जो ज़रूरत की बात होगी कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है, खाद्यान्न को देंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उपभोक्ता की जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं और हमारे जीवन में इन वस्तुओं की, कई उपभोग की वस्तुओं की भी उपयोगिता है, लेकिन उपभोक्ता के सामने ये बात आती है कि हम किस वस्तु का चयन करें। अब यही, क्या हम आवास की बात कर रहे हैं, आवास का चयन करें, या फिर हम कार का? कुछ लोग कहेंगे कार में ही सो लेंगे। तो ऐसे लोग भी, ऐसे प्राणी भी पाए जाते हैं कि उनका कार ही घर है और घर ही कार है, ठीक है। तो उपभोक्ता के सामने चयन की समस्या है, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं कि उपभोक्ता कैसा व्यवहार करता है, ठीक है। अब यहां पर दो बातें बताई गई हैं, दो एग्जाम्पल बताया गया है, आम और केला। अब ये कहा गया है X1 और X2। X1 को हमने आम या केला मान लिया और इसको आम या केला, जो भी आपको मानना है मान लीजिए। अब इसमें हमें यह देखना पड़ता है कि मुझे सबसे ज्यादा पसंद क्या है। अगर मेरी क्रय क्षमता के अंदर है, मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, तो मैं वरीयता किसको दूंगा, आम को या केले को। लेकिन वैसे केला बहुत अच्छा फल होता है, न धोने की टेंशन, न पकाने की टेंशन, न काटने की टेंशन, बस, ठीक है। अब इसी चीज को यहां पर जो पीडीएफ में देखना है उसको देख लेते हैं, यहां से शुरू करते हैं। और यहां पर क्या बातें बताई गई हैं, देखिए। ये कहा गया है, इस अध्याय में हम एक व्यक्तिगत उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता को यह निर्णय करना होता है कि वह अपनी आय को विभिन्न वस्तुओं पर किस प्रकार व्यय करे। अर्थशास्त्री इसे चुनाव की समस्या कहते हैं। क्या कहते हैं, चुनाव की समस्या। अतः स्वाभाविक रूप से कोई भी उपभोक्ता वस्तुओं के ऐसे संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा, वस्तुओं के संयोजन को, ठीक है, आप इसे बंडल कह लीजिए, ठीक, संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा। कहाँ गया, संयोजन को प्राप्त करना चाहेगा जो उसे अधिकतम संतोष प्रदान करता है, ठीक। यह सर्वोत्तम संयोग है। क्या होगा, यह उपभोक्ता की रुचियों और वह कितना व्यय कर सकता है, वस्तुओं की कीमतों और उसकी आय पर निर्भर करता है, ठीक है। किस पर निर्भर करता है कि उस वस्तु की कीमत कितनी है, आय कितनी है उपभोक्ता की। यह अध्याय उपभोक्ता व्यवहार को समझने वाले दो सिद्धांतों को प्रस्तुत करता है। अब यहां ये देखिए, प्रारंभिक संकेतन और अभिग्रहण, हम इसी की तो बात कर रहे हैं। तो यहां दरअसल पीडीएफ पढ़ने का मुझे शौक नहीं है, यहां पर चीजें बतानी जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कुछ चीजें स्किप करनी है क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए इसका सहारा लेना पड़ेगा आप लोगों को समझाने के लिए। उपभोक्ता सामान्य रूप से बहुत सी वस्तुओं का उपभोग करता है, परंतु सरलीकरण के लिए हम उपभोक्ता की चयन समस्या पर ऐसी स्थिति में विचार करेंगे जहां वह केवल दो ही वस्तुएं रखता है, क्योंकि दो वस्तुओं का एग्जाम्पल लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक केला कह रहे हैं, एक को आम कह रहे हैं, ठीक है। हम इन दोनों वस्तुओं को केला और आम कहेंगे। दोनों वस्तुओं की मात्राओं की कोई भी सम्मिलित राशि को उपभोक्ता, सम्मिलित राशि को मान लीजिए 10 केला और 5 आम, इसके एक बंडल बना लिया और संक्षेप में बंडल कहते हैं। सामान्यतः हम केले की मात्रा को व्यक्त करने के लिए X1 ले रहे हैं और परिवर्त का, और आम की मात्रा को व्यक्त करने के लिए हम X2 का एग्जाम्पल ले रहे हैं, परिवर्त का उपयोग कर रहे हैं।
यहीं पर आप लोगों को ध्यान रखना है। x1 और x2 धनात्मक या शून्य हो सकते हैं। x1 x2 का तात्पर्य होगा कि केला की x मात्रा तथा आम की x मात्रा x1 तथा x2 के किसी विशेष मूल्य के लिए x1 x2 में हमें एक विशेष बंडल प्रदान करती है। उदाहरण के लिए बंडल 1, तो बंडल में कहा गया है कि 5 और 10 में केले की 5 इकाइयां और आम की 10 इकाइयां हैं। ठीक है, अर्थात एक बंडल बना लिया गया। हम ये कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक बंडल है, ये एक हमारे पास बंडल है और इस बंडल में 5 केला है और 10 आम है। ठीक है, और इसको हम कह रहे हैं कि यह बंडल है। ठीक, अब ये बात तो समझ में आ गई। बंडल हम कहा थे, हाँ, केले की 5 इकाइयां और आम की 10 इकाइयां हैं। बंडल 5, 10 और 5 में केले की 10 इकाइयां और आम की 5 इकाइयां हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर बंडल है और दूसरे में कहा जा रहा है यहाँ पर केला जो है वो 10 है और आम यहाँ पर 5 है। ठीक, इकाइयां आम की इकाइयां हैं, 5 आम की इकाइयां हैं। अब इसमें किसी उपभोक्ता को ये देखना पड़ेगा कि इन दोनों में वो प्राथमिकता किसको दे रहा है। प्राथमिकता अगर उसकी केला है तो वो इस बंडल को चुनेगा, मतलब किस पर किसको वरीयता दे रहा है। अगर वो इसको चुन रहा है, इन दोनों बंडलों में से केवल इसको चुन रहा है, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब यह हुआ कि उस उपभोक्ता ने आम पर केले को वरीयता दी। ठीक है, यहां पर समझने वाली बात है। एक बार यहां पर आते हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, बंडल है, ठीक है, बंडल 2 हैं, 1 और 2। इस बंडल में हमने ये कहा कि 5 केला है और यहां 10 आम है। ठीक है, और इसको परिवर्तित कर देते हैं, यहां पर 10 केला है और इसमें 5 आम है। ठीक है, आम है। अब ये देखना होगा कि वरीयता किसको कौन दे रहा है और क्यों दे रहा है, कैसे दे रहा है। यहां पर वरीयता देने की बात 2 कारणों पर निर्भर है। कौन कौन से कारण है? एक तो यहां पर कह रहे हैं पसंद, आसान भाषा में बात कर देते हैं, या जरूरत कह लीजिए, आवश्यकता कह लीजिए, आवश्यकता और मूल्य। ठीक, अधिकतम संतोष, अधिकतम संतोष। ठीक है, 3 बातें हमारे पास आ गई। अगर कोई व्यक्ति, अब इसको हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, इसको हम कह रहे हैं x1, x1 दूसरे संदर्भ में प्रयोग किया गया है, इसको मैं y कर लेता हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। इसको मैं कह रहा हूं y1 और इसको कह रहा हूं, उल्टा हो जाएगा, y1। ठीक है, और इसको कह रहे हैं y2। अगर कोई उपभोक्ता y1 को वरीयता दे रहा है तो इसका मतलब यह है कि इन तीनों बातों की उपस्थिति में, इन तीनों बातों की उपस्थिति में उसने यहां पर जो 5 केला है, 10 आमों पर 5 केले को वरीयता दिया। किस पर? आम पर केले को वरीयता दिया। उसकी आवश्यकता क्या है? केले की। बाकी सारी चीजें क्या देख रहा है? इस आधार पर। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति x2 को चूज कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने केले पर तमाम बातों के होने के साथ आम पर केले को वरीयता दिया, केले को वरीयता दिया। ये बात क्लियर है? अच्छा, अब
दूसरी बात, अगर इसी चीज को हमने पलट दिया, अब एक और समझ लेते हैं, इसने वरीयता दिया क्यों, तो ये भी देखना होगा ना कि इसकी कीमत क्या है, इसकी कीमत क्या है, इन सब के आधार पर हमें देखना पड़ेगा। तो एक बात यहां से ये निश्चित हो गई कि आम और केला, यहां पर इसको पलट देंगे तो यहां पर जो एनसीईआरटी में लिखा है उसके समानांतर हो जाएगा x1 और x2, उसमें से दोनों में से किसको उसने वरीयता दिया। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब यहां पर दूसरी बात, यहां पर बात आती है उपयोगिता की, जिसे हम कह रहे हैं यूटिलिटी। उपयोगिता का मतलब क्या है, इस मोबाइल का मेरे जीवन में क्या उपयोगिता है, आप समझ पा रहे हैं? आपके जीवन में एक मोबाइल की क्या उपयोगिता है? जो लोग सेमी मैरिड हों, केवल उनसे पूछ लीजिए कि उनके जीवन में मोबाइल तो दूर की बात है, चार्जर का क्या महत्व है, पता चल जाएगा। क्योंकि अगर मोबाइल है और बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो आप उस समय के उनके व्यवहार को देखिए, किस तरह से वो छटपटाने लगेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर उपयोगिता, अब उस समय उपयोगिता चार्जर की समझ में आती है जब आपको अपने सोना बाबू से बात करना हो, या फिर वैसी सिचुएशन हो, कोई ऐसी आपात स्थिति भी हो सकती है, लेकिन आपात स्थिति को छोड़िए, मम्मी पापा के फोन को कौन इतना वरीयता देता है। वरीयता तो तब देखने को मिलता है, उपयोगिता तब समझ में आती है, या उस दोस्त की उपयोगिता तब समझ में आती है जब आप किसी मुश्किल घड़ी में फंसे होते हैं। और वो मुश्किल घड़ी चार्जर भी हो सकता है, मोबाइल का चार्जर। ठीक है, आज के समय में लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर कोई चार्जर शेयर कर दे, ये बड़ी बात है। ठीक है, फिलहाल इससे संबंधित बातों को हमने समझ लिया। अब हम कह रहे हैं यूटिलिटी। तो यूटिलिटी किस चीज की, किसी वस्तु की हो सकती है, ठीक है, व्यक्ति की भी हो सकती है, फिलहाल यहां पर वस्तु की बात कर रहे हैं। हमने उपभोक्ता की बात की, किसी वस्तु की मांग का अनुमान, वस्तु की उपयोगिता या संतोष, दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है। उपभोक्ता क्या देखता है और क्या क्या बातें याद रखनी चाहिए। किसी वस्तु की मांग का अनुमान कैसे लगाया जा सकता है, तो किसी वस्तु की मांग का अनुमान इस आधार पर लगाया जा सकता है कि उस वस्तु की उपयोगिता कितनी है। ठीक है, इसी आधार पर तो लगाया जाएगा। मान लीजिए एक व्यक्ति है, छोटा व्यापारी है, जो वीकली बाजार लगता है, अपनी छोटी सी बाइक पे सामान रखता है और उसे लेकर के जाता है, वहां पर अपना सामान उतारता है, फिर उसके बाद बेचता है, फिर सामान अपना समेट करके चला आता है। उसके लिए बाइक की उपयोगिता है। बाइक, ये एग्जाम्पल है सिर्फ समझने के लिए। ठीक है, वस्तु की उपयोगिता की बात करें तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की वो क्षमता रखती हो। हमारी जो जरूरत है, अब मान लीजिए आप लोगों में से कितने लोग ऐसे होंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अपने घर पर बैठ करके और एनसीईआरटी की क्लास देख रहे हैं। ठीक बात है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई ज़रूरी है, और पढ़ाई ज़रूरी है। अगर ऑनलाइन शिक्षा लेनी है तो ऑनलाइन शिक्षा के लिए क्या ज़रूरी है कि हमारे पास मोबाइल होनी चाहिए, और जब मोबाइल होना चाहिए तभी हम कह रहे हैं कि तभी हम एजुकेशन ले पाएंगे। अगर हमारे पास मोबाइल नहीं है तो क्या हम ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पर मोबाइल हमारी यहाँ उपयोगिता की वस्तु है, तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखती हो, और आवश्यकता क्या है इस समय? मोबाइल की। ठीक, दूसरी बात, अधिक इच्छा की बात करें। अधिक इच्छा तब की जाएगी जब उसकी अधिक उपयोगिता होगी, इसी आधार पर तो करेंगे। साथ ही उपयोगिता में परिवर्तन भी हो सकता है। उपयोगिता में परिवर्तन कैसे हो सकता है, सोचिए। आप ऐसे कह सकते हैं कि प्राथमिकता में भी परिवर्तन हो जाती है। कैसे हो जाती है भैया? तो प्राथमिकता में परिवर्तन इस हिसाब से हो जाती है, कैसे? तो समय और स्थान के हिसाब से। समय कैसा और स्थान कैसा?
जब हम समय की बात कर रहे हैं तो यहां पर थोड़े समय के लिए मौसम देख लीजिए। मौसम दो हो सकता है, गर्मी का मौसम हो या सर्दी का मौसम, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये समय की बात हो गई। और समय की बात कर रहे हैं तो जब गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो हमारी उपयोगिता ये है गर्म कपड़े। गर्म कपड़े की उपयोगिता है, सॉरी, गर्मी में ठंडे कपड़े की, हल्के कपड़े। हल्के कपड़े की हमारी उपयोगिता है। ठीक है। जब ठंडी का मौसम होगा, सर्दी का मौसम होगा, गर्म गर्म कपड़ा। ये बात समझ में आ गई। तो समय के अनुसार ये बदल रहा है। बर्थडे आया, बर्थडे का टाइम है, गिफ्ट देना है और दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, तो फिर क्या होगा? और हो सकता है शाम के समय नमकीन भी खाना हो। तो समय के अनुसार चीजें बदल गई। अब बात कर लेते हैं स्थान की। तो स्थान, एक स्थान भारत में वो है, थोड़े समय के लिए बात कर लेते हैं, दक्षिण भारत। ठीक है। दक्षिण भारत की बात आप लोगों को याद होगा, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी पढ़ा दी गई है। हमारा जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है, जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है यह विषुवत रेखा के करीब है। और विषुवत रेखा के करीब होने की वजह से यहां पर टी क्या होता है? टेम्परेचर अधिक होता है। और टेम्परेचर अधिक होने की वजह से यहाँ के लोग, यहाँ रंग क्या होता है? काला होता है या सांवला कह लीजिए। ठीक। तो यहां पर हमने क्या देख लिया? यहां पर गर्मी है, इस स्थान पर। कहां की बात की जा रही है? दक्षिण भारत की। स्थान है ना। एक और स्थान है लद्दाख। लद्दाख मतलब समझ रहे हैं, भारत का उत्तरी हिस्सा। और उत्तरी हिस्से की जब हम बात कर रहे हैं तो सोचिए यहां पर कैसा मौसम होगा? ठंडी होगा। तो इस व्यक्ति को क्या चाहिए? गर्म कपड़े चाहिए या हीटर चाहिए? तो यहां समय और स्थान के अनुसार इसकी मांग बदल गई। किस चीज की? वस्तु की मांग बदल गई। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो हमने एक बात कह ली उपयोगिता, और उपयोगिता में हमने ये कहा कि उपभोक्ता की किसी वस्तु का मांग का अनुमान कैसे लगा सकते हैं। और इसमें ही हम लोगों ने बात की कि वस्तु की उपयोगिता कैसी है और वो कितना हमें संतोष प्रदान करती है। ठीक। हमने कहा कि वस्तु की उपयोगिता, तो आवश्यकता को संतुष्ट करने की अगर क्षमता वस्तु में है तो वो हमारी उपयोगिता की वस्तु है, जैसे कि मोबाइल। ठीक। अधिक इच्छा, जब हम अधिक इच्छा करते हैं हमारी अधिक उपयोगिता होती है उस वस्तु को लेकर के। साथ ही हमने कहा कि उपयोगिता में परिवर्तन भी होता है। कैसे होता है और कहां पर होता है? तो समय और स्थान के हिसाब से। यहां पर हमने बात कर ली समय की, तो कौन सा मौसम है? ठंडी का मौसम है और या गर्मी का मौसम है। स्थान की बात कर ली तो दक्षिण भारत हो सकता है या लद्दाख हो सकता है। तो दक्षिण भारत के जो लोग होंगे उनकी आवश्यकता अलग है और जो लद्दाख क्षेत्र के रहने वाले लोग हैं उनकी आवश्यकताएं अलग हैं। इनकी अंगीठी की जरूरत पड़ेगी या रूम हीटर की जरूरत पड़ेगी, इनकी कुछ और जरूरत पड़ेगी। ठीक। चलिए, ये बातें हमारे समझ में आ गई। अब बात आती है गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब ये क्या है? उपयोगिता की संख्याओं में व्यक्त करना। उपयोगिता को संख्याओं में व्यक्त करना। अब एक बात बताइए, मुझे कितनी उपयोगिता है किस चीज की, हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन उसकी भी अपनी एक सीमा है। सब कुछ हम व्यक्त नहीं कर सकते। फिर ये कहा गया है एक शर्ट 50 इकाई उपयोगिता। ठीक। एक शर्ट की बात की जा रही है। हम ये कह रहे हैं जो हमारी एक शर्ट है उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए वो 50 इकाई के बराबर उसकी उपयोगिता है। यहां तक बात क्लियर है। दूसरी बात,
उपयोगिता वस्तु x के उपाय की बात करें तो कुल उपयोगिता अर्थात टोटल यूटिलिटी की बात यहां पर कही गई है। कुल उपयोगिता अर्थात टोटल यूटिलिटी निश्चित मात्रा में प्राप्त उपयोगिता का योग है। निश्चित मात्रा में जो हमें प्राप्त हुआ उसका कहा जा रहा है कि निश्चित मात्रा में प्राप्त उपयोगिता का योग है। अब इसको यहां पर देख लीजिए, एक कहा जा रहा है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता को आगे हम समझने वाले हैं। कुल उपयोगिता में परिवर्तन को यह बताता है। कैसे परिवर्तन? वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई उपभोग से प्राप्त। ठीक है, मान लीजिए हमने ये कहा कि थोड़े समय के लिए समझिए, यहीं पर एक एग्जाम्पल दिया गया है। एग्जाम्पल क्या? कि 4 केला जो है इसकी 28 इकाई उपयोगिता है और 28 इकाई उपयोगिता, 4 केला हमने बात किया, 4 केला। ठीक है, हमने कहा इसकी 28 उपयोगिता है। 28 पॉइंट या 28 इकाई या 28 बिंदु कह लीजिए इसकी उपयोगिता है। लेकिन हम अब यहीं पर 4 के बाद 5वां केला अगर हमारे पास आ गया तो 4 + 1 = 5, यही है ना। अब यहां पर यह पता चला कि अब ये हमारी कितनी उपयोगिता को संतुष्ट कर रहा है, तो 30 इकाई उपयोगिता की। अब यहां पर देखिए, हमने ये कहा, इसको आप काउंट करके देखिए, तो काउंट करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो 4 केले हैं और 28 की बात किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम ये कह रहे हैं कि जब ये है तो इसको हम कैसे इसको समझ लेते हैं। एक बार हम ये कह रहे हैं कि दोबारा से 4 केला 28 इकाई उपयोगिता, यही है। अब इसको ऐसे देख लीजिए कि 28, ये बात समझ में आ गई। 7 चौक 28, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए 28। अर्थात एक केले की यहां पर उपयोगिता कितनी है, ये हमने 4 पॉइंट की बात कर ली। ठीक है, अब जो अगला एक केला है, हमने इसमें 4 + 1 किया, तो 4 + 1 किया तो हमने देखा कि 30 इकाई उपयोगिता हमारी पूरी हुई। तो जो एक केला है यहां पर जो 4 अर्थात इसमें जो था, इसमें 4 का मतलब 4 पॉइंट का मतलब था। ठीक है, और यहां पर जब हम बात कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि इसमें जो एक अतिरिक्त केला है, 5वां जो केला है, वो केवल 2 इकाई की पूर्ति कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो इसको कहा जा रहा है कि यहां 4 केला 28 इकाई उसकी उपयोगिता बता रहा है। जैसे जैसे हमारी उपयोगिता बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारे सीमांत उपयोगिता बढ़ती जाती है, वैसे वैसे ये जो इकाई उपयोगिता है वो कम होती जाती है। जैसे 5 केला 30 इकाई उपयोगिता, 5वें केले की कुल उपयोगिता इकाई कितनी है? 2 यहां पर बताई गई है। अब आप सोचिए इसको ऐसे, एक इसी में सीमांत तुष्टि गुण ह्रास का नियम बताया जाता है, वो आगे चल करके हम पढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप देखते हैं कि जैसे जैसे आपका पेट भरता जाता है, मान लीजिए जब सबसे ज्यादा आपको जरूरत थी, भूख लगी थी, बहुत तेज लगी थी, आपको पहली रोटी मिली। ठीक है, पहली रोटी आप बहुत तेज इसको खाए, जो तृप्ति पहले रोटी से हुई, अब थोड़ा सा पेट आपका भर गया है। ठीक है, मान लेते हैं 0.25 ये भर गया है। फिर उसके बाद दूसरी रोटी, फिर 0.25 आपका पेट भर गया, यानी कि आप यहां पर मान लिए कि आधा 50% आपका पेट भर गया।
तो जितना मजा इस रोटी में आया होगा उससे कम मजा इस रोटी में आएगा। और फिर अब तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरी रोटी जब आई तो फिर अब यहां पर कितना हो गया 0.25। अब ये कितना हो गया 75%। ठीक। अब एक और रोटी आई, चौथी रोटी। फिर क्या हुआ यहां पर अब जो होगा, अब आपका चूंकि पेट 75% भर गया है तो जो मजा जो स्वाद पहली रोटी में आई थी, दूसरी रोटी में आई थी, तीसरी रोटी में कम हो गया और चौथी रोटी में कम हो गया। तो सीमांत तुष्टि गुण ह्रास का नियम इसे कहा जाता है। जैसे जैसे हमारा पेट भरता जाता है वैसे वैसे हमारी जो उसकी उपयोगिता है वो खत्म होती जाती है या कम होती जाती है। वही कुछ बातें यहां पर बताई गई हैं। 7 चौक 28। ठीक है, वहां पर जो स्थिति है वो अलग है। और पांचवें केले की जो कुल उपयोगिता है केवल लास्ट में 2 पॉइंट ही बच रहा है, 2 इकाई ही बच रही है। यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब इन बातों को यहां पीडीएफ में देख लीजिए, पीडीएफ में भी समझ लेना जरूरी है। देखिए उपयोगिता, सामान्यतः एक उपभोक्ता किसी वस्तु के लिए अपनी मांग का अनुमान उस, ठीक है, उस उपयोगिता अथवा संतोष, ठीक है, के आधार पर लगाता है जो वह उससे प्राप्त करता है। जो कुछ भी वस्तु हम प्राप्त करते हैं या खाते हैं उसकी उपयोगिता इसी आधार पर लगाते हैं। ठीक है, तो उससे प्राप्त करता है। उपयोगिता क्या है? एक वस्तु की उपयोगिता उसकी किसी आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है। उपयोगिता क्या है? उसकी किसी आवश्यकता को वो कितना संतुष्ट कर रहा है वही उसकी उपयोगिता है। ठीक है, संतुष्ट करने की क्षमता है। वस्तु की जितनी ज्यादा आवश्यकता होगी उतनी ज्यादा वो संतुष्ट करेगा। यहां पर वस्तुओं शब्द का प्रयोग सर्वत्र वस्तुओं और सेवाओं दोनों के लिए किया गया है। यह धारणा है कि वस्तुएं केवल 2 ही होती हैं, जो मैंने बताया उसी को लेकर के वस्तुओं के बंडल। अब यहां पर अथवा यहां पर लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं इसके। अथवा उसको प्राप्त करने की जितनी ज्यादा इच्छा होती है उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। पापा आज मोबाइल दिलाने वाले हैं। पापा ने प्रॉमिस कर दिया कि वो मोबाइल ले आएंगे, इस हफ्ते मोबाइल ले आएंगे। तो जैसे ये सप्ताह खत्म होता जाएगा वैसे वैसे तीव्रता उसकी बढ़ती जाएगी कि पापा आज लाएंगे, कल लाएंगे, परसों लाएंगे। तो जितनी ये कहा जा रहा है उससे प्राप्त करने की जितनी इच्छा होगी उस वस्तु से उतनी ही अधिक उपयोगिता होती है, उपयोगिता प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक व्यक्ति जो चॉकलेट पसंद करता है उसे चॉकलेट से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। उस वस्तु को किसी वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता स्थान एवं समय के साथ बदल सकती है। जैसे रूम हीटर यहाँ पर कहा गया है। मिलने वाली उपयोगिता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह व्यक्ति लद्दाख में है अथवा चेन्नई में। ठीक है, अथवा वहां गर्मी का मौसम है या ठंडे का मौसम है। ये बात समझ में आ गई। अब गणनावाचक जो उपयोगिता है उसकी बात कर लेते हैं। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण की मान्यता है कि उपयोगिता के स्तर को संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पर कहा गया है कि व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कमीज से प्राप्त उपयोगिता को माप सकते हैं और कहें कि यह कमीज मुझे 50 इकाई उपयोगिता प्रदान कर रही है क्योंकि मुझे उसकी जरूरत है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, आगे चर्चा करने से पूर्व यह उपयोगिता होगी कि हम उपयोगिता के 2 महत्वपूर्ण मापों को समझें। उपयोगिता के उपाय क्या हैं? अब इनको देखिए। कुल उपयोगिता क्या बताई जा रही है? टोटल यूटिलिटी। ठीक है, एक वस्तु की एक निश्चित मात्रा से प्राप्त उपयोगिता का योग है। ठीक, जो किसी वस्तु X की दी गई मात्रा को उपयोग करने से प्राप्त होती है। वस्तु X की अधिक मात्रा उपभोक्ता को अधिक संतोष प्रदान करती है। अतः टोटल यूटिलिटी यहाँ पर, ठीक है, कुल क्या कहा जा रहा है? कुल उपयोगिता वस्तु की उपयोगिता की गई मात्रा पर निर्भर करती है। अतः टोटल यूटिलिटी N मात्रा, ठीक है, टोटल यूटिलिटी N वस्तु X की N इकाई के उपभोग से प्राप्त उपयोगिता होती है।
अब यहां पर बात होती है सीमांत उपयोगिता की। सीमांत उपयोगिता, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए 4 केले से हमें 28 इकाई कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, और वही जो मैंने बताया 5 केले से कुल उपयोगिता 30 इकाई मिलती है। अर्थात स्पष्ट है कि 5वें केले के उपभोग से कुल उपयोगिता केवल 2 इकाई बढ़ गई। ठीक है, यहाँ पर 30 इकाई माइनस 28 इकाई, इसलिए 5वें केले की सीमांत उपयोगिता कितनी है? उसकी सीमांत उपयोगिता हो गई, उसकी जो पूरी उपयोगिता थी वो पहले फुलफिल हो गई है। जो 5वां केला है उसकी सीमांत उपयोगिता कितनी है? केवल और केवल 2 यूनिट या 2 इकाई। ये बात समझ में आ गई। इन बातों को समझने के साथ साथ अब यहां पर आ जाते हैं और इसमें देख लेते हैं और क्या बातें बताई गई हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, एक एकल वस्तु की दिशा में मांग वक्र की उत्पत्ति। अब यहां पर इसी से संबंधित जो बातें कही गई हैं, ठीक है, उनको देख लेते हैं। सबसे पहले मांग को समझ लेते हैं, इन बातों को समझेंगे, पहले मांग को समझ लेते हैं। मांग वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता, ठीक है, दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक एवं समर्थ है। अब मांग की परिभाषा बताई जा रही है। यहां पर 2-3 बातें बताई गई हैं, देखिए। यहां पर ये पूछा गया है कि मांग क्या है। मांग, इसको डिमांड, ठीक। इसमें 2-3 बातें बताई गई हैं। उपभोक्ता दिए गए वस्तु का मूल्य क्या है, अर्थात यहां पर वस्तु का मूल्य, मूल्य क्या है। दूसरी बात यहां पर कहा जा रहा है आय पर खरीदने के लिए, किस आय पर, यहां पर आय की बात होगी कि उसकी आय कितनी है, और आय कितनी के साथ साथ वो उस आय पर खरीदने में सक्षम है या नहीं है, इच्छुक एवं समर्थ है, उस आय पर खरीदने में इच्छुक, इच्छुक और समर्थ, क्या है, समर्थ है। अब यहां पर 2-3 बातें हैं। वस्तु की मात्रा, अब यहां पर वस्तु का मूल्य, एक और चीज यहां पर वस्तु की मात्रा ये कितनी है। तो सबसे पहले मात्रा, वस्तु का मूल्य। अगर मात्रा मान लेते हैं 10 केजी है और उसका मूल्य ज्यादा है, तो 10 केजी के बराबर उसका मूल्य जो है, यहां पर सबसे जरूरी चीज समझने की ये है कि 10 केजी जब हम कह रहे हैं तो 10 केजी का मूल्य सामान्यतः होना चाहिए, मान लेते हैं 100 रुपये, लेकिन इस 10 केजी का मूल्य 120 रुपये है। ठीक है, अब वो ये देखेगा कि जो मात्रा है और उसका मूल्य है, उसकी आय से ये मैच करता है कि नहीं करता है। अगर आय से मैच कर रहा है और वो इच्छुक भी है, और इच्छुक होने के साथ साथ वो समर्थ भी है, उस आधार पर और जब ये खरीदा जाएगा तो इसको हम कहते हैं कि ये मांग है। तो इतने सारे कंपोनेंट इसमें हैं, केवल डिमांड की बात की जा रही है, मांग की बात की जा रही है। अच्छा, अब यहीं पर इसी से संबंधित कुछ और बातें बताई गई हैं। ह्रासमान उपयोगिता नियम। ह्रासमान उपयोगिता नियम, यहां पर देखिए कीमत बताया गया है। क्या बता रहा है? ये कीमत, ठीक है, कीमत बता रहा है ये वाला एरो, यहां पर 0 से शुरू किया गया है, 10, 20, 30, 40, 50, ठीक। अब ये देखेगा कि इतनी कीमत में कितनी मात्रा प्राप्त हो रही है, और यहीं पर वस्तु X के लिए एक व्यक्ति का मांग वक्र बता रहा है, वक्र, ठीक है, और ये बता रहा है कि जब कीमत बढ़ रही है और मात्रा उसके हिसाब से नहीं बढ़ रहा है तो उस पर क्या प्रभाव होगा। अब इसी चीज को हम एनसीईआरटी में एक बार देख लेते हैं। देखिए, यहां पर कहा गया है एक वस्तु की विभिन्न मात्राओं के उपभोग से प्राप्त सीमांत तथा कुल उपयोगिता के मूल्य। यहां पर कहा गया है 1 इकाई
कुल उपयोगिता कितनी है 12, सीमांत उपयोगिता कितनी है यहाँ पर 12 है। दूसरी इकाई 2 इकाई की कितनी है, यह 18 है और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता इसकी कितनी है 6 हो गई। ठीक है, यहाँ पर 3 इकाई 22 है और जो कुल उपयोगिता है और यहाँ पर सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई 4। यहाँ पर 4 बताया गया है, 24 बताया गया है, 2 बताया गया है। अंत में ये देखा गया है कि यहाँ पर 6 है, इकाई 6 है, यहाँ कुल उपयोगिता कितनी है 22 है और सीमांत उपयोगिता माइनस में चला गया है। अब उपयोगिता से संबंधित वक्र को भी यहाँ पर आप लोगों को देख लेना है, इसको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए, ये कह रहा है रेखा चित्र जो वस्तु की मात्रा और उपयोगिता। तो यहाँ पर जो एक नंबर आपको ये दिखाई दे रहा है 2, 3, 4, ये सभी नंबरों को ध्यान रखेंगे। ये टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी को बता रहा है। ये वाली जो लाइन है ये बता रहा है कि टोटल यूटिलिटी कितनी है, कुल उपयोगिता कितनी है, और ये बता रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है, ये वाली लाइन। अब इसी को देख करके यहाँ पर समझना है। ये कह रहा है उपयोगिता, उपयोगिता ये कह रहा है वस्तु की मात्रा पर निर्भर कर रहा है, और वस्तु की मात्रा पर भी निर्भर कर रहा है, पर ही नहीं निर्भर कर रहा है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो उपयोगिता है इसकी इतनी है। ठीक है, वस्तु की मात्रा कितनी है 2, यहाँ पर इसकी उपयोगिता कितनी बढ़ गई, यहाँ पर बढ़ गई 20 से ज्यादा हो गई और यहाँ पर मात्रा 3 बढ़ गई। फिर हमने देखा कि इसकी जो उपयोगिता है ये बढ़ी और यहाँ पर मात्रा 4, और इसी हिसाब से जो यहाँ जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम होती जा रही है और इसकी उपयोगिता भी कम होती जा रही है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। साथ ही साथ अब यहाँ पर बताया गया है, ये जो कीमत बताया गया है इसको समझ लेते हैं। एकल वस्तु की दशा में मांग वक्र की उत्पत्ति ह्रासमान उपयोगिता नियम। ये क्या कहता है, किसी वस्तु के मांग वक्र का गणनावाचक विश्लेषण के द्वारा बनाया जा सकता है। मांग क्या है तथा मांग वक्र क्या है? वस्तु की मात्रा जिसे एक उपभोक्ता दिए गए वस्तु मूल्यों और आय पर खरीदने के लिए इच्छुक और समर्थ है उसे मांग कहते हैं, को उस वस्तु की मांग कहते हैं। वस्तु X की मांग X वस्तु की स्वयं की कीमत के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं की कीमतों जैसे प्रतिस्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं जैसे 2.4 हम देखेंगे आगे, उपभोक्ता की रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करता है। अब मान लीजिए प्रतिस्थानापन्न की जब हम बात कर रहे हैं तो सिगरेट महंगा हो गया। नेगेटिव चीजें जल्दी समझ में आती हैं, इसलिए सिगरेट और बीड़ी का एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। सिगरेट महंगा हो गया, उपयोगिता है कि बिना पिए प्रेशर नहीं बनेगा। अब आप क्या करेंगे, सिगरेट महंगा हो गया, आय कम है, तो फिर उसके सब्स्टिट्यूट के रूप में आप किसका इस्तेमाल करेंगे, यहां पर प्रतिस्थानापन्न एवं पूरक वस्तुएं। अगर यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर प्रतिस्थापनापन्न कोई वस्तु है तो हम उसका प्रयोग कर लेंगे। अगर पूरक वस्तुएं, हम ऐसे कह लीजिए पूरक वस्तुएं यहां पर हैं तो हम उसका उपयोग कर लेंगे। अगर हमारे पास पूरक वस्तुओं का विकल्प नहीं है तो फिर क्या करेंगे? जैसे किस संदर्भ में हम बात कर सकते हैं, खाद्यान्न के संदर्भ में हम बात कर सकते हैं। खाद्यान्न की अगर कीमत जैसा कि मैंने बताया कि बढ़ेगी तो इसका जो मूल्य है, इसकी मांग जो है, मांग, इस पर प्रभाव क्या होगा? मांग 9 के बराबर प्रभाव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये देखना होगा कि क्या हमारे पास प्रतिस्थानापन्न या पूरक वस्तुएं उपलब्ध हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ये इसेंशियल है, और इसेंशियल है तो ये हम कितना भी बढ़े खरीदना हमारी मजबूरी है। अच्छा, उपभोग की मात्रा में जरूर कमी आ सकती है, लेकिन मांग तो रहेगी। अब यहीं पर अगर कोई सब्स्टिट्यूट उसका गुड्स उपलब्ध है तो फिर उसके मांग में कमी आ जाएगी। जैसे कोई व्यक्ति कॉफी पीने का आदी है, कॉफी महंगी होती है, सब्स्टिट्यूट के रूप में अगर कॉफी महंगा हो गया फिर क्या करेगा? देखेगा कि चलो कॉफी नहीं पी पा रहे हैं तो चाय ही पी लेते हैं, तो फिर मांग में परिवर्तन हो गया,
तो मांग में परिवर्तन, ये सारी बातें, इन सभी चीजों को याद रखना है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, उपभोक्ता की रुचियों और वरीयता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। उपभोक्ता की रुचि किस में है और वो किन चीजों को वरीयता देता है। मांग वक्र एक वस्तु की विभिन्न कीमतों पर मांगे जाने वाली मात्राओं की रेखीय प्रस्तुति है। यहाँ पर मांगी जाने वाली कीमतों पर, किस मूल्य पर किस वस्तु की कितनी डिमांड हो रही है। 40 पर आप देख रहे हैं तो डिमांड कितनी होगी, 100 होगी। यहाँ पर जैसे आप जाएंगे तो इन वस्तु की डिमांड में कमी आती जाएगी। तो ये बताने की कोशिश की जा रही है कि यहाँ पर अगर 40 उसकी कीमत होगी तो इसकी मांग कम हो जाएगी, यहाँ पर 30 होगी तो यहाँ पर मांग बढ़ जाएगी। ठीक है, 30 में 20 है और जैसे जैसे यहाँ पर ऐसे क्रमशः देखिए, 50 है तो यहाँ पर मांग कम है, 40 है, 40 में भी यहाँ पर 10 है। ठीक है, जैसे ही इसकी कीमत कम हुई अर्थात 30 आई तो 30 आने के बाद यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि मांग बढ़ गई, मात्रा बढ़ गई, उपभोग की मात्रा। यहाँ पर 20 हुई तो 20 के होने के साथ साथ यहाँ पर देखा हमने ये 30 बढ़ गया, और जैसे ही इसकी कीमत 10 हुई हमने देखा इसकी क्या हुई, यहाँ पर मात्रा बढ़ गई, और मात्रा बढ़ने के साथ साथ जब और आएगा तो यहाँ पर मात्रा ये बढ़ती जाएगी। तो डिपेंड किस पर करता है, कीमत पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये बातें यहां पर समझ में आ गई। अब इन बातों को समझने के साथ साथ कुछ और बातें इसी से संबंधित, यहां पर देखिए, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण। अब क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण क्या है इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर इसी से संबंधित कुछ और बातों को ध्यान रखेंगे कि ह्रासमान सीमांत प्रतिस्थापन दर के नियम का यह प्रदर्शन करता है। जैसे आम और केले की बात है वो हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पर बताया गया है कि संयोग ABCD है, केले की मात्रा कितनी है 1, और 1 की बात तो आमों की मात्रा कितनी है 15, और सीमांत जो प्रतिस्थापन दर है वह सीमांत प्रतिस्थापन दर यहाँ पर बिल्कुल 0 है। बी की बात करें तो केले की मात्रा 2 है, आमों की मात्रा कितनी है 12 है, सीमांत प्रतिस्थापन दर कितना है 3.1 है। साथ ही साथ सी की बात करें तो केले की मात्रा कितनी है 3 है, और आमों की मात्रा कितनी है 10 है। यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन कितनी है, तो यहाँ पर कम है, क्योंकि इसके मुकाबले यहाँ पर जो आमों की मात्रा है वो कम हो रही है। यहाँ पर डी की बात करें, केला 4 है, आमों की मात्रा कितनी है, आमों की मात्रा 9 है। तो अब यहाँ पर सीमांत प्रतिस्थापन दर जो इसने इसको रिप्लेस कर दिया, उसकी बात की जा रही है, 1.1 हो गया। तो इससे संबंधित सभी बातों को हम लोगों ने आज के सेशन में देखा, समझा। इससे आगे की बातें, चूंकि अगली क्लास है इसलिए आगे की बातें अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।